हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। आज हम स्टार्ट करें दी टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। उसके बाद कितने टाइप के लैंड फॉर्म्स इनसे फॉर्म होते हैं, जिसमें रिजेस फॉर्म होती है, ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो सबसे पहले तीन टाइप के प्लेट बाउंड्रीज होते हैं: कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की हम बात करते हैं। तो ऐसी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की सबसे पहले बात करते हैं। तो दो ऐसी प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बीच में एक तरीके से रिफ्ट रो फॉर्म होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्थेनॉस्फेयर है नीचे, एक प्लेट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक प्लेट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से स्पेस मिलता है जो मैग्मा एस्थेनॉस्फेयर में होता है सरफेस पे आने के लिए। अब जैसे ही वो मैग्मा सरफेस पे आता है वो सॉलिडिफाई होता है, एंड सॉलिडिफाई होने की वजह से हल्का सा एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम रिज बोलते हैं। तो जो रिज होता है वो अंडरग्राउंड माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री पे काम करता है। मिड ओशियनिक रिजेस में मिड अटलांटिक रिज का एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जेंट बाउंड्री आती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। अब एक दूसरे की तरफ मूव करने में भी दो सिनेरियोज होते हैं, या तो सबडक्शन हो रहा है या फिर कोलिजन हो रहा है। तो सबडक्शन में ये होता है कि जब वो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो एक डेंसर प्लेट होती है और एक उससे थोड़ी कम डेंसर प्लेट होती है। तो जो डेंसर है वो है ओशियनिक प्लेट। तो जो डेंसर प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी और जो लेस डेंसर प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं या फिर ओशियनिक आर्क फॉर्म होती है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हो एंडीज माउंटेन, ये तो बाहर हो गया। बट अगर ओशियनिक ओशियन के अंदर हम बात करते हैं तो ओशियनिक ट्रेंचेस फॉर्म होती हैं। उसके बाद कोलिजन की बात करते हैं कि जो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो कोलाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से मैसिव माउंटेन रेंजेस जो हैं वो अंदर फॉर्म होती हैं हमारे ओशन सरफेस के। इसके बाद आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो कि हॉरिजॉन्टली स्लाइड करके जा रही हैं, टेंशन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से हम फॉल्ट जो बोलते हैं, फॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो यहाँ पे सबसे दो इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं, रिजेस और ट्रेंचेस। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे रिजेस फॉर्म होते हैं एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर दो। इसके बाद मिड ओशियनिक रिज क्या होता है और ट्रेंच क्या होता है उसमें एक बार हम देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे रिज फॉर्म होता है, कन्वर्जेंट पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। प्लेट मूवमेंट डाइवर्जेंट में हमने देखा एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कन्वर्जेंट में एक दूसरे की तरफ आते हैं। रिज में बस आपको ये इमेजिन करना है कि एक रिफ्ट रो फॉर्म होती है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो रिफ्ट जोन फॉर्म हुई जैसे जैसे एक दूसरे से जो प्लेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर आया, मैग्मा बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ एंड हम बोल सकते हैं रिज फॉर्म हुई। ये डायग्राम में आप देखोगे तो रिज ऐसे हल्का सा उठा हुआ सरफेस दिख रहा है हमको ओशन के अंदर। तो रिज फॉर्म होती है एंड ट्रेंच जो कि वी शेप में होती है एंड अर्थ के डीप डीप डाउन एक डिप्रेशन की तरह हम देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उसके बाद मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, दैट इज 10,994 मीटर्स, जो कि एक ओशियानिक ट्रेंच का एग्जाम्पल हो गया। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। मिड अटलांटिक रिज जो कि अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट को सेपरेट कर रही है। फिर ईस्ट पैसिफिक राइज जो कि फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिज है। इसके बाद तीन बेल्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव है इस वर्ल्ड में, जो कि सबसे पहली है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि एक सेमी सर्कल या फिर हॉर्स शू बेल्ट के शेप में है। उसके बाद आता है अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट, जिससे बहुत सारे रिफ्ट वैली लेक्स भी फॉर्म हो रहे हैं वहां पे, एंड ऑल्सो देयर इज बीइंग ओरिजिन ऑफ अ न्यू ओशन। उसके बाद एल्पाइड बेल्ट जिसको एल्पाइन बेल्ट भी बोलते हैं, मेडिटेरियन रीजन से लेके ईस्टवर्ड थ्रू टर्की, ईरान एंड नॉर्थ इंडिया तक एक्सटेंड करती है। सबसे पहले आती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। शू हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट है, 40,000 किलोमीटर्स तक एक्सीड करती है। अर्थक्वेक जो वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक है वो इसी फायर रेंज में होते हैं। जियोथर्मल एक्टिविटी के लिए भी फेमस है। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कैसे हॉट स्प्रिंग्स और जो
एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी सुनामीज। तब यहाँ पे हम एक बार इस वेस्टर्न साइड में ये न्यूजीलैंड से स्टार्ट होती है, अमेरिकन प्लेट की तरफ जाती है, देन ऊपर एल्यूशियन आइलैंड्स एंड ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, देन जापान ट्रेंच फॉर्म होती है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फिलिपीनियन जावा ट्रेंच होती है। अब इसमें जो वेस्टर्न साइड होती है इसकी, जहाँ पे हम देख रहे हैं इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेल्ट है, यूरेशियन बेल्ट है, जापान ट्रेंच है, फिलिपीनियन प्लेट है, ये ज्यादा एक्टिव होती है वॉल्केनिकली। और जो ईस्टवर्ड जो साइड है इस फायर रिंग ऑफ फायर की, वो कम एक्टिव होती है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है कि वेस्टर्न साइड क्यों ज्यादा एक्टिव है? तो जो ईस्टर्न साइड है उस पे जो प्लेट्स है वो लार्ज प्लेट्स है, माइनर प्लेट्स कम है यहाँ पे। लार्ज प्लेट्स हैं उनका जो एज है वो ज्यादा है, ओल्डर है। और जो वेस्टर्न साइड पे है वो यंगर प्लेट्स हैं, और बहुत सारी माइनर प्लेट्स भी यहाँ पे लोकेटेड है। अब माइनर प्लेट्स यहाँ पे लोकेटेड है तो यहाँ पे फ्रिक्शन और जो फोर्स है, जिसकी वजह से जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा होती है। एंड ऑल्सो जो यंगर प्लेट्स होती है वो डेंसर होती हैं ओल्डर प्लेट्स से। प्लेट्स ओल्डर, यंगर प्लेट्स जो डेंसर हैं, तो वो ज्यादा सबडक्ट करेंगी, ज्यादा सबडक्ट करने की वजह से मैग्मा जो है वो उसको ज्यादा स्पेस मिलेगी बाहर सरफेस पे आने के लिए, एंड ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होगी। इस वजह से जो वेस्टर्न साइड होती है वो ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव होती है ईस्टर्न साइड। करुणा, कैन यू टेल द रीजन कि आपने जो बोला यंगर प्लेट्स हैं ज्यादा डेंसर होती हैं, ऐसा क्यों होता है? यंगर प्लेट ज्यादा डेंसर क्यों होती है? हाँ जी। ये तो देखना ही पड़ेगा, आप एक बार सर्च करके बता दो। क्योंकि ये फैक्ट है एक तरीके से कि जो यंगर हैं वो ज्यादा डेंस होती हैं, जो ओल्डर होती हैं वो कम डेंस होती हैं, जिसकी वजह से सबडक्शन जोन फॉर्म होती है एंड फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। सबडक्शन जोन ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है उसको ज्यादा स्पेस मिलती है जाने के लिए, जिससे ज्यादा मैग्मा प्रोड्यूस होता है। तो प्लेट के एज और डेंसिटी में आप कनेक्शन एक बार देख के बता सकते हो। यहाँ पे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, माउंट फ्यूजी जो कि ट्रिपल जंक्शन पे रहता है। तीन टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे फॉर्म होती है, अमूर प्लेट, फिलिपीनियन। Denser the plate contains more matter. They tend to go downward. लेस डेंस होगा तो ऊपर जाएंगे। हाइट भी डिपेंड करता है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्लेट, लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट टेक्टोनिक प्लेट इन द वर्ल्ड। कंटिन्यू। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ। हम्म। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हैं, माउंट टेम्बोरा जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है, लार्जेस्ट वॉल्केनिक एरप्शन यहाँ पे हुआ था 1815 में। उसके बाद माउंट फ्यूजी जो कि ट्रिपल जंक्शन पे रहता है, यहाँ पे फिलिपीनियन प्लेट। ओ आई थिंक तो कहाँ पर माउंट टेम्बोरा की बात हम कर रहे हैं ना? तो माउंट टेम्बोरा जो है इंडोनेशिया के अंदर है, और लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन जो है 1815 के टाइम पे देखने को मिला। इसके बाद हम बात करते हैं माउंट रेफू की, जो कि न्यूजीलैंड में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की पेरिफेरी में ये लाई करती है, और लगभग 50 साल पहले से इसके अंदर मेजर इरप्शन हमें देखने को मिलते हैं। माउंट फ्यूजी की बात करें तो ट्रिपल जंक्शन पर है। टेक्टोनिक प्लेट्स, अमूर प्लेट, ऑस्को प्लेट, फिलीपीन प्लेट। हम फिलीपीन प्लेट की बात करते हैं तो फिलीपीन प्लेट के अंदर ही जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, और जो चाइना इंट्रूजन की हम बात करते हैं वो फिलीपीन प्लेट के अंदर जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसका भी हम यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो रिंग ऑफ फायर है
उसके ईस्टर्न हाफ में एक्टिव वोल्केनो के एरियाज हैं, यानी ईस्टर्न साइड में, मोर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पैसिफिक, इन द ईस्टर्न एंड इन द साउदर्न एंड इन द सेंट्रल पैसिफिक। इसमें कौन कौन से आइलैंड है? ओलिशियन आइलैंड, कैस्केड माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न यूएस, ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट और एंडीज माउंटेन। जब हम बात करते हैं एंडीज और रॉकीज की, तो एंडीज माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर होती है और रॉकीज जो होती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर होती है। माउंट सेंट हेलेंस यूएस में वॉशिंगटन के स्टेट के अंदर है, एक्टिव वोल्केनो है, होम क्या है? कैस्केड माउंटेन। कैस्केड माउंटेन के बारे में आई वुड लाइक करुणा एंड ओशिक टू प्लीज एक्सप्लेन इन द कोर्स आई एम हेडिंग टुवर्ड्स। पोपोकैटपेटी, ये जो है डेंजरस वोल्केनो है, अगेन इन द रिंग ऑफ फायर के अंदर पाया जाता है। मैक्सिको के अंदर मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस के अंदर इसकी गिनती होती है। 15 रिकॉर्डिंग इरप्शन आज तक हमने देखने को मिले हैं और 1519 से ये जो है इरप्ट कर रहा है। मैप हम देख सकते हैं यहाँ पर, पैसिफिक प्लेट, उसके बाद कोकोस प्लेट, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएस। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्टेट ऑफ, आई थिंक इसको पोस्थुमोस बोला जाता है, इस्थुमोस, यहाँ पर जो है इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो थोड़ा वर्ल्ड, से हाँ इसमें बता रहे हैं कि 40,000 किलोमीटर 452 वोल्केनो पैसिफिक रिंग, और वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो अगर है तो ओजोस दे सैलाडो, एंडेस माउंटेन में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज मोर वोल्केनिकली एक्टिव कंपेयर टू ईस्टर्न एज। तो ऐसा क्यों है? इसके दो कारण। पहला, प्लेट कन्फिगरेशन, यानी जो हमारी प्लेट की टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है उसका इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न पोर्शन है पैसिफिक रिंग का, उसमें बहुत सारे कोलिजन्स देखने को मिलते हैं बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल प्लेट्स। इसके कंपैरिजन में अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो मिक्सचर है लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स का, जिसमें कन्वर्जेंस भी हो रही है, सबडक्शन जोन भी है। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिल रही है वो वेस्टर्न साइड पर है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड है वहां पर ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा वीकनेस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है क्रस्ट प्लेट के अंदर, मैग्मा चैम्बर क्रिएट होते हैं, और इसकी वजह से जो हॉट एंड मोल्टन मैग्मा है वो कहीं ना कहीं इरप्ट होता रहता है। दूसरा है प्लेट की एज, जितनी ज्यादा यंगर सेक्शन होती है, तो अगर पैसिफिक प्लेट की बात करें तो यंगर सेक्शन जो है कितने पीरियड, 2 मिलियन ईयर ओल्ड, वो सारे के सारे, या फिर हम बात कर सकते हैं मोस्टली जो यंगर सेक्शन है वो वेस्टर्न साइड पे है, ओल्डर सेक्शन ईस्टर्न साइड पे है। तो यंगर सेक्शन के अंदर ही हम देखते हैं कि डेंसिटी और जो हीटिंग प्रोसेस है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट प्लेस करता है, जिसकी वजह से यंगर प्लेट सबडक्शन जोन में जाती है, सिंकिंग होती है, सिंकिंग से प्रेशर क्रिएट होता है, जियोथर्मल रेडिएशन आता है, और फाइनली जो वोल्केनिक इरप्शन है वो हमें देखने को मिलता है मेंटल रीजन के अंदर। और इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, यानी जो वेस्टर्न साइड है वहां पर इतनी सारी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जब वाटर इंट्रूड करता है उस जोन के अंदर, उस सेंटर जोन के अंदर, तो फाइनली जो है इरप्शन होता है बहुत लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर आता है और वोल्केनिक इरप्शन जो है देखने को मिलते हैं। आइलैंड आर्क्स, आइलैंड आर्क्स क्या होते हैं? तो एक लंबी चेन ओशियनिक आइलैंड की जो कि वोल्केनिक इरप्शन के मटेरियल से बन जाती है, उसको आइलैंड आर्क के रूप में जाना जाता है। इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी और ओरोजेनिक, ओरोजेनिक यानी जब वो वोल्केनिक इरप्शन सरफेस पर पड़ रहा है तो उसके बाद जब एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका, तो जब हम बात करते हैं लैंड के अंदर जब एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्री पार्टिकल्स, उसको लिथिफिकेशन होता है और लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो प्रोसेस एक्यूमुलेशन होने के बाद माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है, जो उस प्रोसेस का नाम है ओरोजेनिक। इसके बाद जैसे हमने देखा भी था कि जो रिजेस फॉर्म होती है, जो रिजेस फॉर्म होती है वो ओरोजेनिक प्रोसेसेस से ही होती है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ओशन के अंदर। यस। इसके बाद शैलो सी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कॉनकेव साइड पर, और कन्वेक्स साइड पर जो है नैरो डीप स्ट्रेंच हमें देखने को मिलती है। नैरो डीप स्ट्रेंच, ट्रेंचेज, ट्रेंचेज यानी नालियां, छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती है, जिनकी जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनती है। इरोजन होता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, और ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ जो है इन ट्रेंचेस के अंदर देखने को मिलती है। तो जब हम बात करते हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशंस की, तो ना केवल वो यहाँ पर होता है, ना केवल वो नॉर्मल सी सरफेस पे होता है, बल्कि इन ट्रेंचेस के अंदर भी जाकर के देखा जाता है। इन केस ऑफ मेरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट ट्रेंच मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, और टोंगा ट्रेंच, आई थिंक अगेन बोथ आर इन द पैसिफिक ओशन। अब इसमें ऐड करना, हाँ, जो आइलैंड आर्क है वो एक तरह से फॉर्म फ्रॉम नॉर्मल ओशियनिक क्रस्ट या प्लेट सबडक्शन, तो नीचे जाता है
और सिंकिंग रॉक मेल्ट्स इनटू मैग्मा एथेनोस्फेयर में और इट फॉर्म्स द वोल्केनो। और दूसरा चीज है कि कॉनकेव साइड तो कहाँ पर इस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आंख बन के सोचे जापान का आइलैंड, इट इज एग्जांपल ऑफ आइलैंड आर्क, वैसी कर्व है। फिलीपींस का भी वैसी कर्व है, हवाइन का भी वैसी कर्व है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ द आइलैंड का आर्क। कनकेव है ना एक तरफ में, इसलिए। तो यहाँ पर दिया हुआ ट्रेंचेस, यानी जिनकी हमने बात की है, जो छोटी छोटी खाई या नालियां होती है, क्यों बनती हैं? तो ये डीप डिप्रेशन, डिप्रेस्ड फॉर्म होती है इनकी डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशंस के अंदर। जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद, कॉन्टिनेंटल शील्ड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो वहां पर भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और जो बेंथिक जोन, लेंटिक जोन, अलग अलग जो जोन हैं, उनके अंदर भी सी सरफेस पे ये जो जोन्स हैं, ये ट्रेंचेस है, क्रिएट हो जाती हैं। क्या कारण होते हैं? मोटे मोटे कारण होते हैं, यस, वी शेप्ड डिप्रेशन। जैसे हमारे यहाँ वी शेप्ड वैलीज होती है इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिवर फॉर्मेशन। तो टेक्टोनिक मूवमेंट होती है जिसके कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट से आपस में कन्वर्ज करती है, और उसके बाद एक जो है सबडक्शन जोन में चली जाती है, एक ऊपर आ जाती है। तो इसकी वजह से बीच में एक जोन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंचेस। वहीं पर जो है जियोथर्मल रेडिएंट प्रेशर इंटेंसिट हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मल एक्टिविटीज क्रिएट होती है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। और साइडों पर, उस ट्रेंचेस की साइडों पर जो है एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है मोरेन्स का, या फिर जो मैग्मा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ओशियनिक माउंटेन्स क्रिएट होती है, ओशियनिक हिल्स क्रिएट होती हैं, जिसके अंदर टू टाइप्स होते हैं विच वी विल बी टॉकिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स। मैरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड में, 7 माइल डीप ट्रेंच, यानी अराउंड 7 माइल। तो हम देख सकते हैं 7000 मीटर से भी ज्यादा इसकी डेप्थ है। अलग ट्रेंचेस क्या है इसके अलावा? फिलीपीन ट्रेंच, चैलेंजर, कुरिल कामचत्का, तो जापान के यहाँ पर ये लोकेटेड है, पेरू चिले, साउदर्न अमेरिका, टोंगा जापान। रिसेंट डेवलपमेंट्स, कूलिंग ऑफ द पैसिफिक प्लेट। तो अभी हमने देखा वोल्केनिक इरप्शन तो होता है, लेकिन पैसिफिक प्लेट ठंडा हो रहा है। तो ऐसी रिसेंट की स्टडी है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्शन जो है रिंग ऑफ फायर का, वो लगातार कूल होता जा रहा है। तो क्या ओशिक हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज आल्सो अ फिनोमिनन व्हिच इज समहाउ अफेक्टेड विद द ग्लोबल वार्मिंग? वो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस हो गया ना। ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस तो डिफरेंट है, ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। सबसे पहला गोल्ड, तो इंडोनेशिया, पैपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, चिले, दीज कंट्रीज, यहाँ पर कोपर मिलता है। मोलीबेडनम, तो मोलीबेडनम आई थिंक इज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल आल्सो, और हम्म चीन इसका मेजर प्रोड्यूसर है। जिंक एंड लीड की अगर बात करें तो इसमें पेरू, कनाडा और मैक्सिको, बोलीविया। पेरू जो है मेजर प्रोड्यूसर है जिंक और लीड का, और एंथामाइना सप्लाइंग दिस वर्सेटाइल एलिमेंट, तो ये माइन है एंथामाइना। लिथियम की अगर बात करते हैं तो लिथियम में अगेन चिली इज आई थिंक द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी इन तीनों कंट्री को जाना जाता है, जहां पर लार्जेस्ट वर्ल्ड के लिथियम रिजर्व है। तो नंबर 1 चिली, 2 Argentina, and third is Bolivia. And this is how we can link that how the global South cooperation is very much required when we are talking on energy efficiency, sustainable resource management, especially in the maritime area. सिल्वर की हमने देखा है कि सिल्वर के अंदर आई थिंक मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और सिल्वर का यूज ज्वेलरी के अंदर होता है। यस, वर्ल्ड 56% जो वर्ल्ड की लिथियम सप्लाई है वो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली से आती है, जो हमने अभी देखा लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। सिल्वर का यूज ज्वेलरी के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर होता है, तभी इलेक्ट्रॉनिक्स, जाके लैटिन फोटोग्राफी। अमेरिका से रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है एक गोल्ड से भी, डायमंड से भी ज्यादा एक मेटल है। तो कोलंबिया और इक्वाडोर, ये 2 कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, और कोलंबिया के अंदर जो है ज्यादातर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन भी होता है, और माइंस का नाम है सैरो मटासो। इसके बाद कहाँ पर यूज होता है? तो ज्वेलरी के रूप में, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेंटिस्ट्री में भी प्लेटिनम का यूज होता है। जेमस्टोन मिलते हैं जैसे कि डायमंड, हमने देखा है जो ट्रेडिशनल हमारे जो गांव के लोग हैं, जो उनकी ज्वेलरीज होती है, वहां पर जेमस्टोन का बहुत यूज होता है, हरे रंग के पत्थर के, लाल रंग के पत्थर के, जिसको ज्वेलरीज होती हैं, वो लेडीज और जेंट्स पहनते हैं। तो डायमंड्स, किम्बरलाइट पाइप, ऑस्ट्रेलिया, पैपुआ न्यू गिनिया एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओपाल जो है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन का पार्ट है और रिंग ऑफ फायर में मिलता है। एमराल्ड्स, कोलंबिया यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और वोल्केनिक एक्टिविटी के अंदर से इमराल्ड निकलते हैं। जेड, न्यूजीलैंड और म्यांमार।
Cerro Matasso mine has the highest grade laterite nickel deposits in the world. तो Cerro Matasso जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलंबिया में प्लेटिनम के लिए और वर्ल्ड लार्जेस्ट भी। एल्पाइन हिमालयन ओरोजेनिक बेल्ट, अगर हम बात करें इंडियन स्पेसिफिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक, तो हमारे यहाँ हिमालय बेल्ट जो है वो क्लाइमेट भी है, क्लाइमेट के मद्देनजर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, डिफेंसिव है, हर चीज के लिए हिमालयन बेल्ट की इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड है एल्पाइन, एल्पाइन हिमालयन ओरोजेनिक बेल्ट, यानी एल्पाइन आर द रीजन विच आर आई थिंक इन द टेम्परेट एंड दी सब ट्रॉपिक सब टेम्परेट जोन। तो एल्पाइड बेल्ट जो है वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स मानी गई है एशिया और यूरोप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन बेल्ट भी होकर गुजरती है। हमारे इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन स्टेट से 5 तरीके की हिल जोन्स निकलती है, काराकोरम, जंस्कार, लेह लद्दाख, पीर पंजाल, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। रिवर जो है, अब ये नॉर्मल सी बात है कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अटलांटिक ओशन टू इंडोनेशियन आर्किपेलागो। रिजल्ट जो है अल्पाइन हिमालयन ऑर्गेनिक बेल्ट का, वो रिजल्ट हुआ है कोलिजन से, जब अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, कोलिजन हुआ 50 मिलियन साल पहले। और एल्पाइन बेल्ट ही है जिसमें हाईएस्ट माउंटेन पाई जाती है वर्ल्ड की, जिसमें हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि आई थिंक लाइज इन नेपाल, K2 I think in the periphery of Sikkim, and Kanchenjunga also in that region. So she can rectify. Atlas Mountain, ठीक है, एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन जो है नॉर्थ अफ्रीका रीजन के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अगेन हाँ, वेस्टर्न हम बोल सकते हैं सहारा रीजन। तो यहाँ पर एटलस माउंटेन है। आल्प्स ये नॉर्दर्न यूरोप के अंदर, और हम बात कर सकते हैं इवन रशियन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर भी एल्प्स मिलती है। कॉकस माउंटेन साइबेरियन रीजन, तो इसमें यूरोप भी है, एशिया भी है। अल्बोर्ज माउंटेन ईरान, और माउंट दामावंत तो हाईएस्ट पीक इन द मिडल ईस्ट। एंड हम बोल सकते हैं कि ये जो नेम है दामावंत, ये अगेन इट इज अ हिस्टोरिकल नेम बिकॉज ऑफ द इंडो ईरान कल्चरल रिलेशंस, तो वहीं से इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। हिंदू कुश माउंटेन्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है उस रीजन में मिलती है। इंडिया के अंदर इनका थोड़ा कम पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर से ज्यादा होकर गुजरती है हिंदू कुश माउंटेन्स। यहाँ काराकोरम पर है अगेन, हिंदू कुश, हाँ हिंदू इस कुश रीजन। माउंटेन्स। वन रेंजेस इसका पार्ट है। जो हमारा ईस्टर्न पंजाब है उस रीजन में भी हिंदू कुश माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। काराकोरम यहाँ काराकोरम पर है, यहाँ पर हाँ, लद्दाख, काराकोरम। हम काराकोरम के लिए बोल सकते हैं कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स इन इंडिया इज काराकोरम। और यहीं पर K2 जो सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, वो मिलती है। और हिमालयस की अगर बात करें तो हिमालय में हमारे यहाँ ग्रेट हिमालय, शिवालिक, लेह लद्दाख, पीर पंजाल, अलग अलग रेंजेस हैं जिनकी अपनी जो है ज्योग्राफिकल से लेकर के स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। So this is a map where all these mountains can be easily located. Rockies हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, Appalachians ईस्टर्न यूएस, सीरा नेवादा वेस्टर्न यूएस, और सीरा मैद्रे इस्थुमोस पर लोकेटेड है सीरा मैद्रे। एंडीज माउंटेन इन द पेरू रीजन, लाइक इन द वेस्टर्न साउथ अमेरिका। स्कैंडिनेवियन नॉर्वे, बेल्जियम, इन कंट्रीज के अंदर। यूराल रशिया। एटलस और सॉरी अल्ताई माउंटेन जो है हमारी मंगोलिया रीजन के अंदर, और हल्की फुल्की जो है चाइना के अंदर भी अल्टाई माउंटेन। काराकोरम हिमालय ये इंडिया के अंदर। हिंदू कुश पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन। जाग्रोस जो है हम बोल सकते हैं हमारी वेस्टर्न एशिया के अंदर है। टोरस आई थिंक इन टर्की पेनिनसुला। कोकस माउंटेन आई थिंक ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। और पायरेनीज ये बिटवीन इंग्लिश चैनल, थोड़ा बड़ा करो जी। इंग्लिश चैनल नहीं, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन नहीं हो गया, ये फ्रांस हो गया यहाँ पर। हाँ पायरेनीज। और एटलस हमने देख ही लिया। टोरस माउंटेन हमने देखा टर्की पेनिनसुला। ठीक है, तो as Karuna has mentioned that Caucasus Mountain is a mountain range at the intersection of Asia and Europe. So this becomes very important, which is ये भी relating पूछता है the Asian. एग्जाम में, टॉरस और जाग्रोस मोस्टली इन ईरान, ऐसे बड़े रेंज हो गए जाग्रोस।
ओके हाँ, और टोरस टर्की पेनिनसुला, ये और 3 मैकडोनल्ड पता हमने देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम्म इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एल्पाइन हिमालयन ओरोजेनिक बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहला हमने देखा यूरोपियन एंड अफ्रीकन प्लेट जो आपस में टकराती है, जिसको बोलते हैं कोलिजन जोन। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनका कोलाइड होता है। तो अफ्रीकन, अरेबियन, इंडियन प्लेट, इनकी नॉर्थवर्ड शिपमेंट होती है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है इनकी। यूरेशियन प्लेट से फिर ये टकराती हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पर कन्वर्जन जोन्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो है अपलिफ्ट हो जाती हैं जो नॉर्दर्न, जो साउदर्न यूरेशियन प्लेट और नॉर्दर्न इंडियन प्लेट, जिसकी वजह से हिमालयन का फॉर्मेशन होता है। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, तो जो इंडिया की हिमालयन बेल्ट है वो प्राइम एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स का, क्योंकि फोल्ड हो गई आपस में टकराने के बाद, इमेंस फोर्स जो क्रिएट हुई उसके कारण। क्या क्या फॉर्मेशन हुए? जो माइन्यूट फॉर्मेशन है, फोल्ड क्रिएट हो गए, फोल्ड, ओवर थ्रस्ट शीट्स। जो हम बोलते हैं कि कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वोल्केनिज्म, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के अंदर मैग्मा जो है उसका सबडक्शन जोन वो राइज होता है, इरप्ट होता है, वोल्केनिक पीक्स है। मेटामॉर्फिज्म, तो मेटामॉर्फिज्म जो है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंटेंस हीट और जो जियोथर्मल रेडिएंट प्रेशर होता है उसकी वजह से जो हीट क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं सबडक्शन जोन को क्रिएट कर देता है, और प्रेशर क्रिएट करता है ताकि सबडक्शन जोन जो है क्रिएट हो और रॉक्स जो है आपस में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो उससे क्या निकलता है? सिस्ट, जेनेसिस जैसी चीजें निकलती हैं। और डीप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द बेल्ट के बारे में हमें मेटामॉर्फिज्म जो फिनोमिनन है उसे पता लगता है। प्रिसाइज करना कैन मेंशन व्हाट मेटामॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट। we can take earthquake in next one. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अंशकारी। And the last thing, high grade metamorphic core of the Himalayas was metamorphosed during the India-Asia collision period. So this is the last information. So we are concluding here, and thank you so much and keep watching.